हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम यूपीएसआई की पॉलिटी बिल्कुल डीप तरीके से करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। हम जो है 2 क्लासेस पहले ले चुके हैं, आज हम तीसरी क्लास करेंगे। आज हम तीसरी क्लास में करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी। और हम इसमें देखेंगे कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है और जिस देश से हमने लिया है कि उस देश ने किस देश से लिया है, ठीक है, और कितने यहाँ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये, ठीक है। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि कितने आर्टिकल हैं इसमें और इन आर्टिकलों के सब क्लोज जो दे रखे हैं उन सब क्लोज को भी देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारी दोनों क्लास नहीं देखी उन दोनों क्लास को भी देख लीजिए, ठीक है। जो हमारी सेकेंड क्लास आई थी, जो मूल अधिकारी क्लास आई थी दोस्तों, आपने उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और दिल से धन्यवाद उसके लिए। तो क्योंकि जो है दोस्तों, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो और अंदर से उत्साहवर्धन बढ़ता है कि क्लास में और अच्छा किया जाए। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि ये जो क्लास होगी हमारी ये पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। तो साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है। हम देखेंगे हमारा भाग 4 में क्या दे रखे हैं। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखे हैं, यानी कि ये डीपीएसपी। और इन्हें हमने कहाँ से लिया है, ये जो है आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं, ठीक है। हम इसमें देखेंगे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ठीक है, हमने तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और आयरलैंड के संविधान ने इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था, यानी कि आयरलैंड ने जो स्पेन से लिए और हमने आयरलैंड से लिए, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 3, 2 और 1 हम उसमें पहली क्लासेस में अपने कर चुके हैं, तो आप उनको भी देख लेना। आगे देखेंगे हम भारत के संविधान में लोक जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी कि हम इनको लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत होते हैं, यानी कि शासन चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम इनमें देख लेते हैं कुछ कथन कहे हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता बताया था, ठीक है। दोस्तों, इन कथनों को भी आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा, ये कथन दे करके इनका, ठीक है। आगे देखेंगे और अगले कथन है हमारे केटी शाह ने इन्हें बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर एक चेक बताया है, ठीक है, यानी कि ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही बनाया जा सकता है। आगे ग्रानविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। दोस्तों, इसमें बता दूं आपको, जो ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, और वहां पर आप इससे रिलेट मत कर लेना कि जो आर्टिकल 32 था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, और यहाँ पर जो है ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। आगे देख लेंगे हम, जो ये हमारे डीपीएसपी हैं, ये सिद्धांत जो हैं गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो डीपीएसपी है एक पूर्ण रूप से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया है, यानी कि इनको जो आयरलैंड के संविधान से लेकर के और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था हमारा, उसके द्वारा एक पत्र जारी करके इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। ये तो हमने यहाँ तक इसकी थ्योरी कर ली, जो हिस्ट्री थी इसकी, इनको कहाँ से कैसे शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप जो है नोट करते हुए चलना, ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर कर देना। जो आर्टिकल हमारा 36 है, ये क्या कहता है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। वहाँ पे हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था, आप कहेंगे कि आर्टिकल 12 में भी तो राज्य की परिभाषा है, तो लेकिन वहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया था कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा,
ठीक है। और यहाँ पे हमारा नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ का अंतर है, ठीक है। आगे देखेंगे हम आर्टिकल हमारा 37 क्या कहता है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया, ठीक है। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने आपको बताया ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम जो है इनके पूरे ना होने पर न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन न्यायालय जा सकते हैं लेकिन न्यायालय को सुनेगा नहीं क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। और ना होने के बाद भी देश के शासन चलाने में इन्हें मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में यानी कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। लेकिन इन्हें जब पूरा राज्य जब ही करेगा जब राज्य कैपेबल होगा, जब राज्य कैपेबल नहीं है तो राज्य इनको पूरा नहीं करेगा। आगे चलते हैं हम। हमारा अनुच्छेद 38A क्या कहता है। अनुच्छेद 38A कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य प्रयास करेगा, ये राज्य के ऊपर है कि राज्य यदि पूर्ण रूप से कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। आर्टिकल हमारा 38B क्या कहता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का राज्य प्रयास करेगा। यानी कि जो आय में असमानता होती है, प्रतिष्ठा में असमानता होती है, यानी किसी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है और किसी को नीचा दर्जा दिया जाता है, और सुविधाओं और अवसरों में जो असमानता होती है राज्य इसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 का ये भी कहता है। और हमारा आर्टिकल 38 का बी और 38A इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में इनको जोड़ा गया था। आगे देखेंगे हम हमारा और आर्टिकल हमारे क्या कहते हैं। आर्टिकल हमारा 39 है, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 39 में, इसमें जो आर्टिकल 39 में हमारे 6 पॉइंट दिए गए हैं, हम उन पॉइंट को भी देखेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 39 जो है हमारा ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है, ठीक है, और है भी है। इसमें हमारा पहला पॉइंट दे रखा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, राज्य के द्वारा। हमारा सेकंड पॉइंट इसका कहता है समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटाओ जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। आर्टिकल 39 का हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी कि धन का समान वितरण, यानी कि जो धन का वितरण सरकार करेगी, ठीक है, योजना बनाकर कोई, तो उसमें जो धन का वितरण होगा उसमें भी ये नहीं है कि गरीब को कम और अमीर को ज़्यादा दिया जाएगा, उसमें भी समान रूप से दिया जाएगा सभी को, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है आर्टिकल 39 का, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। मान लो कि किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, ठीक है, स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं और उसमें जो है स्त्री भी वही काम कर रही है जो काम पुरुष कर रहा है, तो उसमें दोनों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि पुरुष को ज़्यादा दिया जा रहा है महिला को कम, या महिला को ज़्यादा दिया जा रहा है या पुरुष को कम, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और इसमें हमारा अगला पॉइंट कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों यानी कि मजदूरों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यह सुनिश्चित करना राज्य का यह भी कर्तव्य होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। आगे देखेंगे हम बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो साथ में नोट करते हुए चलना, और आपसे वादा करता हूं अगर आपने ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक आपने बने रहे इस क्लास में, तो आपको कहीं और जो हमारे DPSP हैं इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो है एक इसमें जो है आर्टिकल को लिया है और उसके सब आर्टिकल को भी इसमें मैंने शामिल किया है, और जो उसमें महत्वपूर्ण हमारे संविधान संशोधन हुए हैं उनको भी मैं इसमें शामिल करते हुए चला हूँ। इसीलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहना, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हमारा अगला जो आर्टिकल है क्या कहता है, आर्टिकल हमारा 39A या 39 के हमारे क्या कहता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ये जो समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाएगा, ठीक है, ये नहीं है कि जो हमारा न्याय है जो अमीर आदमी है उसी की तरफ दे दिया जाएगा, दोनों को समान रूप से दिया जाएगा, और न्याय जो कानून के आधार पर दोनों को समान रूप से देखा जाएगा, और इसमें निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता दी जाएगी। मान लो कि कोई व्यक्ति है उसके पास इतना पैसा नहीं है गरीब आदमी के पास कि वह अपना वकील कर सके खुद के पैसे से, तो वहाँ पर सरकार जो है उसको एक सरकारी वकील देगी, ठीक है,
तभी यहाँ पर कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार में जोड़ा गया था। आर्टिकल हमारा 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना। ठीक है, इसको 40वें संविधान संशोधन से हटा कर दिया गया। इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन, इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 73वां जो संविधान संशोधन था हमारा, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया है। उसमें मैं आगे बताऊंगा आपको अगली क्लासेस में कि इसको यहाँ से हटा करके किस आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम आर्टिकल हमारा 41 क्या कहता है। इसमें कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। जैसे ही कुछ दशाओं में बुढ़ापा हो जाता है, बेरोजगारी होती है, बीमारी, अशक्तता, तो बेरोजगारी में राज्य जो है हमारा नौकरियां निकालकर उनको जो है रोजगार देगा। ठीक है, रोजगार जैसे मान लो गाँवों में ये होता है, ग्रामों में ये होता है कि लोग बेरोजगार घूमते हैं, तो वहाँ पर जो राज्य है, राज्य कैपेबल था, तो वहाँ पर राज्य ने जो है मनरेगा शुरू की थी। मनरेगा जो शुरू करी थी, ये नरेगा के नाम से शुरू हुई थी और ये 2006 में शुरू हुई थी और जो इसका नाम मनरेगा रखा गया 2009 में जो है नरेगा के आगे एम लगा करके, यानी महात्मा गांधी के नाम से इसको मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, और जो हमारा जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जो सहायता होगी, जैसे वृद्धा पेंशन दी जाती है उस तरीके से। ठीक है, और जो बीमारी है सरकारी हॉस्पिटलों में इनका इलाज होगा, जैसे आयुष्मान कार्ड इस टाइम बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखें हमारा अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध यानी कि उपलब्ध कराना, सहायता जो है उपबंध करना इनका। ठीक है, प्रसूति सहायता का मतलब जो है ये है कि मैटरनिटी लीव, सरकार ने जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव है, वो 26 हफ्तों का कर दिया गया है। यानी कि कोई माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय पर वो उसको जो है 26 हफ्तों के लिए छुट्टी दे दी जाएगी, उसे ही मैटरनिटी लीव कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि कर्मकारों यानी कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास, जो उनकी निर्वाह मजदूरी होगी और जो उनके कुटीर उद्योग होंगे उसमें विकास किया जाएगा और उनकी मजदूरी कम ना कर करके जो उनकी मजदूरी को भी बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल हमारा 43 का क्या ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, जो उद्योगों के प्रबंधन होंगे, जो उनकी टीम गठित होगी, उसमें भी मजदूरों का सहयोग लिया जाएगा और उसमें मजदूरों को शामिल किया जाएगा। ये आर्टिकल हमारा 43 का क्या कहता है। ठीक है, और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल हमारा 43 का ये कहता है कि इसमें समिता जो सहकारी समितियां होती हैं उनका उन्नयन यानी कि उनका गठन करना, और जो इसको जोड़ा गया था इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे अगले आर्टिकल हैं। आर्टिकल हमारा 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना यह राज्य करेगा। ठीक है, यह कुछ राज्यों ने किया भी है, तो इसमें बता दूं आपको, इसे जो है लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य बन गया था। पहला राज्य जो है गोवा ही है जिसने अपने राज्य में एक समान नागरिक संहिता जो है लागू की है। अभी तक किसी राज्य में और लागू नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है और इस संहिता को लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य बन गया है। ठीक है, और किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। आर्टिकल 45 हमारा क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करना यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल व शिक्षा कौन करेगा, वो राज्य का कर्तव्य होगा इनको करना। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला हमारा आर्टिकल 46 ये कहता है। आर्टिकल 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बता दूं आपको, राज्य तभी करेगा जब राज्य इन चीज़ों के लिए कैपेबल होगा। आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि इनको लागू करो। कोई धरना वगैरह नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, राज्य इनको अपनी मर्जी से ही करेगा। आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल आर्टिकल 47 हमारा क्या कहता है कि लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर
लोगों को पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। जो लोक स्वास्थ्य के सुधार को जो है प्राथमिक कर्तव्य राज्य ने माना गया है। आगे ही हमारा आर्टिकल 47 में ही कहा गया है कि मादक पेय पदार्थ पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास राज्य करेगा। इसमें बता दूं आपको, जो बिहार के अंदर आपको पता होगा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अपने यहाँ पर शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, तो उसने जो है आर्टिकल 47 का प्रयोग करके वहाँ पर शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। और इसी में बता दूं आपको, हाल ही में तेलंगाना जो है, तेलंगाना अपने यहाँ पर तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसने भी आर्टिकल 47 का प्रयोग करके अपने यहाँ पर तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला आर्टिकल देखेंगे हम। आर्टिकल हमारा 48 क्या कहता है कि पशु संवर्धन एवं कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। इसमें पशु संवर्धन यानी पशुओं की रक्षा करना, यानी पशुओं को इकट्ठा करके एक जैसे कि हम गौशाला वगैरह बना देते हैं उस तरीके से, और कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना। जो हमारी कृषि है उसको पुराने ढंग से ना कर करके कृषि में जो है नए तरीके से कृषि में विकास करना और नए नए उपकरणों का प्रयोग करना। ठीक है, और इसमें जो पशु हैं उनके वध का प्रतिषेध करना। ठीक है, जैसे कि पहले होता था गाय का वध हुआ करता था, जानवरों को मारा जाता था, लेकिन इस समय इन पर जो है रोक लगा रखी है सरकार ने। ठीक है, ये आर्टिकल 48 के द्वारा ही करा गया। आर्टिकल 48 का क्या हमारा ये कहता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, यह भी हमारा आर्टिकल 48 के द्वारा कहा गया, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। इसीलिए जो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको इंदिरा संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसके द्वारा जो बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए थे। और इसी के द्वारा ही 1992 में हाथी परियोजना लाई गई थी, और इससे पहले जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, और बाघ परियोजना 1973 आई थी। आगे देखेंगे हम, हमारा अगला आर्टिकल क्या कहता है कि अनुच्छेद 49 हमारे क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। जैसा कि ये जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इनका जो स्मारक है ये राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारक हैं, इनकी रक्षा करना और इनका संरक्षण करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल हमारा 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। जो हमारी राज्य की लोक सेवाएं होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर भी राज्य जो हमारी कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन दोनों के जो कार्य होंगे अलग अलग होंगे, और जो इन दोनों को जो है आर्टिकल 50 के द्वारा अलग रखा गया है। ठीक है, पृथक्करण दिखाया गया है। आर्टिकल हमारा 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, आर्टिकल 51 के द्वारा, यानी कि विदेश नीति या विदेश से अच्छे संबंध बनाना, यह आर्टिकल हमारे 51 के द्वारा ही कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, ऐसे ही डेली शाम को पॉलिटी की टॉपिक वाइज क्लास करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, आप जो है नोट करते हुए साथ में चलना, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने क्लासेस कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्लास में बने और नोट करते हुए चलें और बाद में आपने इसका 1-2 बार रिवीजन कर लिया, तो आपको कहीं और पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये आपसे वादा करता हूं मैं। और यूपीएसआई में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, या बाकी जिस भी एग्जाम्स में जीएस पूछी जा रही है, तो आप वहाँ उस एग्जाम्स के लिए भी इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो क्लास लेकर चलना है, ये यूपीएसआई बेस्ड क्लास लेकर चलना है, क्योंकि यूपीएसआई में इतने डीप ही यूपीएसआई में जो इतने डीप ही पूछी जाती है हमारी पॉलिटी। और बाकी एग्जाम्स में तो जो हमसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन यूपीएसआई में जो है बिल्कुल बेस्ड लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हो। और दोस्तों, अगर हम अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे तो हम आगे जो जब तक हमारा फॉर्म की नोटिफिकेशन आएगी तब तक हम अपना जो है जो आधे से ज़्यादा हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और दोस्तों, बहुत ही जल्द रीजनिंग के 40 क्वेश्चन का सेट भी आपको मिलेगा, और मैथ के जो 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ और अच्छा पढ़ते रहें, ठीक है। और रिवीजन दोस्तों साथ में जरूर करते हुए चलना, क्योंकि क्लास करने से पहले आप एक दो बार उसका रिवीजन कर लिया करना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ हम करेंगे कल अपना नया टॉपिक। आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।